नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास आए हैं जो हालांकि है तो पहली बार के विधायक, लेकिन उनके छात्र राजनीति से लेके युवा राजनीति से लेके तमाम जो उनका संघर्ष जो है आज उन्हें सड़क से सदन तक पहुंचा दिया। जी, हम बात कर रहे हैं बेलतरा के विधायक, भाजपा के विधायक सुशांत शुक्ला की। सुशांत जी, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। कौन है सुशांत शुक्ला, क्यों ये हमेशा चर्चाओं में रहते हैं? आज सदन तक पहुंच गए आप। एक सामान्य घर से निकला हुआ और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पद्धति से गढ़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ये है, तभी मेरे जैसा कार्यकर्ता सदन में है। पहली बार के विधायक, बड़ी जिम्मेदारी, सचेतक बना दिया गया आपको। सचेतक पार्टी के संगठन महामंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी का आशीर्वाद और उनके लाड प्यार से प्रशिक्षित होकर यहां तक पहुंचा हूं। पार्टी जो हमारी है वो कार्यकर्ता मूलक इकाई है। दायित्व तो आते जाते रहते हैं। आज जो दायित्व है उसको ईमानदारी से करने का और गढ़ने का ही प्रशिक्षण हमको मिला है। आने वाले समय में ये व्यवस्था और आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। छात्र राजनीति से इलेक्टोरल राजनीति तक कैसा सफर रहा, क्या अंतर महसूस करते हैं? जिम्मेदारियों का अंतर है। कल भी जिम्मेदारी थी, आज भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी जैसी जैसी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी अगर प्रतिबद्धता बढ़ती है तो आपकी गंभीरता के साथ आप उस काम को क्रियान्वित करने की व्यवस्था में आते हैं जो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। चुनौतियां क्या मानते हैं? दोनों राजनीति में क्या चुनौतियां हैं? देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है लगातार सतत तौर पर निर्वाचित होते आना, और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जनता से, जनता का होकर और जनता को लेकर चलने की प्रतिबद्धता ही आगे आपको ले जाएगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे पूरा करेंगे चुनौतियों को? बड़ी चुनौती है, पहली बार के आप विधायक है, सदन में 8-8 बार के विधायक मौजूद है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उनके साथ उनकी प्रतिबद्धता, उनकी व्यवहारिकता और उनके कार्य करने की शैली को ही अपना विषय लेकर जाना और उनके काम करने के तरीके को सीख कर ही अपनी प्रतिबद्धता तय करना है। उनसे सीखने की है, क्योंकि वो आप ये समझ लीजिए कि वो राजनीतिक जीवन के विश्वविद्यालय हो गए और मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूं। तो जैसे बृजमोहन जी हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, मोहले जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, राजेश मूणत जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, ऐसे अन्य अन्य बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली नेता मेरे दल में भी हैं। और विपक्ष में भी महंत जी जैसे कद्दावर नेता हमारे साथ हैं। तो उस व्यवस्थाओं को चिंता करते हुए उनकी व्यवहारिकता को सीखकर जनहितैषी, जनता के माध्यम के जो विषय हैं वो कैसे सरलतापूर्वक ले जाते हैं, सदन का उपयोग अपनी जनता के लिए कैसे करना, ये भी बहुत सीखने का विषय है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विधायी कार्य में जो अधिनियम परनियम अध्यादेश हैं उनको अध्ययन करते हुए विधायिका को अपने जीवन में लाना, ये महत्वपूर्ण विषय है। कई विधानसभा से हम लोग देखते आ रहे हैं, सचेतक को पहली बार देख रहे हैं कि कभी इसके चेयर, कभी उसके चेयर, कभी उसके पास, कभी इसके पास। दिन भर क्या घूमते रहते हैं आप? नहीं, सचेतक की जो भूमिका है वो ये है कि अपने दल के नेताओं के साथ, अपने दल के विधायकों के साथ जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें संवाद कायम करना, उनको विषय वस्तु सरलतापूर्वक पहुंचे इसकी व्यवस्था करना, हाउस में के अंदर यानी सदन के अंदर हमारी संख्या बल स्थायी तौर पर बनी रहे इसका प्रयास करना, अनुशासन बना रहे इसका प्रयास करना, और साथ ही साथ विधि विधायी कार्यों में उनकी संलिप्तता तय हो इसकी चिंता करना, ये सचेतक की भूमिका होती है। वो भूमिका पार्टी ने इस बार मुझे दी है। मेरे ऊपर भी राजेश मूणत जी मुख्य सचेतक हैं, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हमारी बड़ी बहन लता उसेंडी जी भी ये जिम्मेदारी मेरे निभ रही हैं, उनके साथ मैं ये जिम्मेदारी निभ रहा हूं। तो वो दो लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशन की भूमिका में है और मैं उनसे सीख सीख कर एक काम कर रहा हूं। नए विधायक तो ठीक है, आपने कहा कि 35 की संख्या के कभी पहली बार के विधायक है, आपके साथ के विधायक है। जितने वरिष्ठ लोगों का आपने नाम लिया, अजय चंद्राकर हो, बृजमोहन जी हो, कौशिक जी हो, अमर अग्रवाल, कोई भी, उनके सामने सुशांत शुक्ला की स्वीकारोक्ति कितनी है? आप जाके कुछ कहते हैं तो कैसे इंटरटेन करते हैं? देखिए, बहुत साफ संभव, इतना लाड, इतना प्यार मैंने इससे पहले किसी व्यवहारिकता में नहीं पाया। मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं। धर्मजीत सिंह जी कई विषयों पर ब्रीफ करते रहते हैं, अजय चंद्राकर जी बुलाकर बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बृजमोहन जी संसदीय कार्य मंत्री है, जो अपने आप में एक विश्वविद्यालय है, वो आके बोला के सिखाते हैं। कई छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं, उसको सुधरवाते हैं। तो लाड और स्वीकार्यता का तो विषय नहीं उठता। अभी तो लाड और प्यार से वो हमको प्रशिक्षित कर रहे हैं, और मेरे जितने नए विधायक आए हैं सबको प्रशिक्षित करके वो व्यवस्था बना रहे हैं। कुछ न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं
आपके दल के विधायक, पहली बार के विधायक, नाम मैं नहीं लूंगा, कुछ टीका टिप्पणी बोलने के बाद भी, आसंदी से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार खड़े होकर बोलना, बहस करना। देखिए, सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ने जो आसंदी से व्यवस्था दी, वो व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने दल की बात को रखना, और अगर प्रतिपक्ष से गलत बयानबाजी होगी तो उसका जवाब सदन के अंदर संसदीय भाषा के अधीन देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये व्यवस्था चलती रहती है। आप बार बार खड़े हो जाते हैं सदन में, इसलिए सदन की चर्चा बार बार हो रही, क्योंकि बजट सत्र काफी लंबा चला। आप बार बार खड़े होते हैं, मुद्दों के साथ विषय को रखते हैं, आप विपक्ष की निगाहें आप पे होती है। सदन के बाहर क्या बातचीत होती है विपक्ष से? तीखे तेवर आपके होते हैं विपक्ष को लेकर? विपक्ष के जो नेता हैं वो भी सब अपने क्षेत्रों के वरिष्ठ जननेता हैं, लेकिन वो जो पिछली 5 वर्ष की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनके काले कारनामों को अगर वो संरक्षित करने के लिए सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब देना सदन के अंदर हमारी जिम्मेदारी है। और नोकझोंक नहीं कही जानी चाहिए, अपनी बात सार्थकता पूर्वक सशक्तता के साथ रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी हम पूर्ण कर रहे हैं। पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए गड़बड़ियों को, सो कॉल्ड गड़बड़ियां, जब जांच होगी तब तमाम चीजें सामने आएगी, उसी पे जांच की मांग को लेके आप लोगों को नारेबाजी करनी पड़ती है। शराब के मामले पे नहीं, शराब नहीं, जैसे कल एक विषय आया कि नारेबाजी हुई, किसी सदस्य ने नारेबाजी कर दी, हम उस पर जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने एक व्यापक भ्रष्टाचार, शराब पर, कोयले पर, रेत पर, नियुक्तियों पर, तबादलों पर, जमीन बेचने तक की व्यवस्था इस पिछली सरकार ने इस प्रदेश में कर दी कि जहां पर जन उपयोगी निर्माण कार्यों के लिए जगह नहीं है और वहां पिछली सरकार पहले आओ पहले पाओ और ले जाओ, इस पद्धति से जो जमीन बेचने की व्यवस्था बना दी। अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात, ये तीनों को समर्पित रही भूपेश बघेल जी की सरकार, और जांच तो बनती है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी का 15 साल, वो जो राम राज्य की परिकल्पना की तरफ हम बढ़ रहे थे और अचानक काट की हांडी चढ़ाकर भूपेश बघेल जी ने गंगा जल की सौगंध लेकर शराबबंदी जैसी विषयों पर बड़ी व्यापक मातृशक्ति के, क्योंकि आज प्रदेश की आधी आबादी मातृशक्ति है, उसका वोट बटोरा था, वो काट की हांडी 5 साल में ही उतर गई। लेकिन जो उन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार किया, उनका मुख्यमंत्री सचिवालय स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त था और आज न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है। तो आज उसको समझना, उनको समझना होगा कि उन्होंने जो गलती की, और हमें यह समझाना होगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। यही तो सदन का विषय है। सड़क पे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने राजनीति की। आप युवा मोर्चा के सह प्रभारी भी रहे, कई अलग अलग जिम्मेदारियों में राष्ट्रीय स्तर पे आप युवा मोर्चा के सदस्य रहे। सड़क की राजनीति और सदन की राजनीति, कितना फर्क देखते हैं? दोनों अनुभव आपको हो गए। देखिए, व्यवहारिकता के अनुभव तो नहीं हुए हैं, अभी अनुभव की शुरुआत हो रही है। पहला सत्र है मेरे जीवन का विधायक बनने के बाद, और बहुत अच्छा अनुभव था। प्रतिपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो नोकझोंक हुई, उसका जवाब, माकूल जवाब हमारे गंभीर सीनियर जो नेता हैं वो दे रहे हैं। एक अंतर जो सबसे महत्वपूर्ण समझ में आया कि विधायिका में आप हिस्सा बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां 200 गुना बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और सड़क पर राजनीति करने की व्यवस्था अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि के संरक्षण के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई होती है। तो अब सदन में वो दोनों जिम्मेदारी एक साथ है। वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ भी आप नीति और निर्णय लें, और अपने वक्तव्य में वो पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि विचारधारा दिखे, और साथ में विधायिका का नियमों का पालन हो। ये दोनों परंपराओं के साथ जो चुनौती है उसको आगे सीखते हुए आगे जाना है। बीजेपी ने 5 साल तक जिन मुद्दों पे राजनीति की, 1 दर्जन से ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जिन पे लगातार सतत राजनीति हुई। राष्ट्रीय स्तर के नेता आके प्रदर्शन किया, आपके बिलासपुर में स्मृति ईरानी आई, उन्होंने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा आयोजन, दावा किया गया कि लगभग 1.25 लाख महिलाओं को आप लोगों ने जुटाया। युवा मोर्चा ने बेरोजगारी को लेकर राजधानी में तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया। उन तमाम राजनीतिक विषयों को क्या अब सरकार में आप है, सरकार के अहम हिस्सा है, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, या केवल राजनीति ही होकर खत्म हो जाएगा? तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि शराबबंदी हमारा विषय नहीं था। हमने जो बिलासपुर में महिला शक्ति का एक बड़ा आंदोलन किया, स्मृति ईरानी जी आई थी, उस पर हमने इसी बात पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि शराबबंदी के नाम पर जो आपने लूट मचा रखी है उसको रोका जाना चाहिए, और मातृशक्ति बहुत उद्वेलित थी। दूसरा, आपने बेरोजगारी भत्ते की बात की, तब भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बेरोजगारी के नाम पर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो विषय बार बार आया, आपको ध्यान होगा, होर्डिंग लगे, और जब विधानसभा पे तत्कालीन मंत्री ने जवाब दिया कि हम तो सिर्फ 12,000 लोगों को रोजगार दे पाए, वो भी प्लेसमेंट के माध्यम से,
तो उस विषय को लेकर युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा कि 0.01% का बेरोजगारी दर बताने वाली और 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा करने वाली सरकार छल क्यों कर रही है युवाओं के साथ। फिर विषय वस्तु को आपको क्लियर कर दूं कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों पर आंदोलन किए सड़कों पर, वो तत्कालीन सरकार की विसंगतियों के विरुद्ध ध्यानाकर्षण का था। और हम जब आज सरकार में हैं तो सरकार में साथ रहते रहते हम उन विकास कार्यों को, उन जनहितैषी योजनाओं को, मोदी जी की गारंटी को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था के माध्यम बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। मोदी जी की बातों पे हर वर्ग का विश्वास बढ़ता जा रहा है, युवाओं का भी बड़ा विश्वास है। आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसे उस भरोसे को कायम रखा जाएगा बतौर सरकार में होने के बाद? देखिए, पिछली सरकार ने एक नारा चला, भूपेश है तो भरोसा है। वो नारा चुनाव आते आते तक आ गया, कांग्रेस है तो भरोसा है। 2 महीने पहले बैक हो गई कांग्रेस उस पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मोदी शब्द है वो गारंटी नहीं है, मोदी नाम ही गारंटी है। और गारंटी जिसके साथ जुड़ गई, जिनका बोला वाक्य पूरा देश मानता हो, जिसका बोला वाक्य विश्व के, अगर आप भारतीय राजनीति का दर्शन करें, अध्ययन करें, तो पहला ऐसा राजनेता है जिस पर विदेशी व्यवस्था का नियंत्रण भी दिखता है। तो आप इस बात को मान लें बहुत अच्छे से कि मोदी जी है तो गारंटी है, ये शब्द गलत नहीं है। और गारंटी अगर है तो पूर्ण भी होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मान्यता है। कार्यकर्ताओं को कितना महत्व मिल रहा है सरकार में आने के बाद? आप 5 साल तक विपक्ष की, आपने आक्रामक राजनीति की, उस वक्त महत्व मिलना और सरकार में आने के बाद महत्व मिलने में कितना अंतर है? अब महत्व की बात कर रहे हैं, मेरे जैसे सामान्य परिवार का कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में विधायक की भूमिका में निर्वाचित होकर सदन में पहुंचा है, तो भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता मूलक इकाई से कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ कोई एक वंशीय परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता की विचारधारा पर चलने वाले लोग नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ, पंच निष्ठाओं के साथ, मूल्य आधारित राजनीति के साथ चलने वाले लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। दायित्व आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा, और सभी के साथ यही दायित्व, यही विषय चलता है। कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का प्राण है, और कार्यकर्ता से होकर ही भारतीय जनता पार्टी आज सबसे छोटे दल से सबसे बड़ा दल बनी है। तो आप ये बात को मान लीजिए कि मोदी जी भी कार्यकर्ता स्थायी तौर पर हैं, और मैं भी कार्यकर्ता स्थायी तौर पर हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी भी स्थायी तौर पर कार्यकर्ता हैं, विष्णुदेव साय जी भी स्थायी तौर पर कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हमारे यहाँ स्थायी दायित्व है। दायित्व जो पद है वो दायित्व ग्रुप में आते जाते रहेंगे। आज किसी के पास है, कल किसी के पास होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मूलक व्यवस्था के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर और कार्यकर्ताओं से होकर ही चलती है। क्या यही वजह है कि 2018 में जब बीजेपी को चुनावी हार मिली 15 साल बाद, तो कार्यकर्ताओं के माथे पे ठीकरा फोड़ दिया गया कि कार्यकर्ताओं ने हमारे निचले स्तर पे अच्छे से काम नहीं किया होगा? ये विसंगति पूर्ण विषय है। जिन्होंने कहा वो जाने, उनका बयान उनके साथ। परंतु मैं आपको कर दूं कि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का प्राण है। मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं अपने परिवार की तीसरी या चौथी पीढ़ी हूं। ऐसे अन्य परिवार जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया इस विचारधारा को, आज उनके कारण हम हैं, और ये हमको इसका ज्ञान और भान दोनों है। फिर से मैं उसी सवाल पे आता हूं, सत्ता में रह के और संगठन में रह के कार्यकर्ताओं का महत्व कितना है? क्योंकि ये कहा जाता है कि सत्ता हमेशा संगठन पोषित होती है। कब? जब पार्टी विपक्ष में होती है। सत्ता में आने के बाद कहा जाता है कि संगठन सत्ता पोषित होती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सत्ता को चलाना एक अलग परंपरा है और संगठन को चलाने की एक अलग परंपरा है और व्यवहारिकता है। तो दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर ही काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता सत्ता में हैं आज, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये उनका भान है। और मैं फिर आपको पुनः स्थापित करता हूं कि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का प्राण है और आगे भी रहेंगे। प्रदेश में 11 सीटें जीतने का लक्ष्य 2004, 9, 14 और 19 चुनाव में जो चीज नहीं हो पाया, क्या 2024 के चुनाव में हो पाएगा? 11 सीट तक पहुंचेंगे? निश्चित ही आप ये मान के चलने कि जब विश्व के सबसे दमदार नेता पर केंद्रित चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तन मन धन लगाकर काम कर रहा है। और इस बार आपको बता दूं कि 11 की 11 सीटें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भाजपा मोदी जी को समर्पित करेगी, उनके विकास कार्यों को के लिए समर्पित करेगी, उनके जन आकांक्षाओं के प्रति समर्पण को समर्पित करेगी। और मैं आज आपको स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा इस बार छत्तीसगढ़ में गुंजायमान होगा। आंकड़ों की बात कर ली जाए, जांजगीर एक ऐसा लोकसभा
जहां पे 8 विधानसभा की सीटें, 8 के 8 में कांग्रेस विधायकों का कब्जा, बीजेपी के एक भी नेता नहीं वहां पे। नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बसपा एक बहुत अच्छा राजनीतिक दल था वंचितों के समाज का, जो पिछले वर्ष की राजनीतिक व्यवस्था में जो उनके पुराने कार्यकर्ताओं थे उनका चला जाना, वर्तमान परिदृश्य में जो कार्यकर्ता बसपा के पास थे उनका सामाजिक सरोकार नहीं बनना, और बसपा का वोट मोबिलाइज होना कांग्रेस से, जो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ था वो वोट बैंक वापस कांग्रेस के पास चला जाना, एक बड़ा विषय जांजगीर के परिप्रेक्ष्य में दिखता है। जोगी कांग्रेस और बसपा ये दोनों का गठबंधन के बाद जो कैडर समाप्ति की व्यवस्था बनी वो वहां पर कांग्रेस को लाभ दे गई। व्यवहारिक तौर पर कांग्रेस वहां आज भी कमजोर है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप इस बात को देखिएगा कि जांजगीर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनके दिल्ली जाएगा, और वहां की जनमानस के साथ भी विकास की संभावनाएं जुड़ेंगी, ये मेरी मान्यता है। कांकेर पे आ जाते हैं, 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास, नांदगांव की कमोबेश वही स्थिति, महासमुंद में 50-50 की स्थिति। आंकड़े बताते हैं कि 11 की 11 सीटें जीतनी बड़ी चुनौती है। जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी हारी थी 2019 की तो बड़ी बम्पर, हम लोग को बहुत निराशाजनक हार हुई थी, उसके बाद भी हम 9 सीटें जीते थे, और इतने बड़े अंतर से जीते थे उन लोकसभाओं को जिसकी कल्पना कांग्रेस के साथी कर भी नहीं सकते। पहली बार 4-4 लाख 3.5 लाख वोट से आप लोग तो जीते। आप इस बात को समझें कि जब जनता ने मानस बना लिया है मोदी जी के साथ चलने का, तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? और यही प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में स्पष्ट तौर पर दिखेगी कि 11 की 11 सीटें मोदी जी की जनहितैषी योजनाओं को, सुशासन के संकल्प को समर्पित होंगी। कोरबा छत्तीसगढ़ के 11 में से इकलौती ऐसी सीट है जहां पे भाजपा 2 बार हारी है। 2009 में भी भाजपा वहां पे हारी, चरणदास महंत सांसद बने, केंद्रीय राज्य मंत्री बने, वो कृषि विभाग उनके पास था। 2019 में भी भाजपा वहां पे हार जाती है, ज्योत्सना महंत वहां से सांसद बनती है। कोरबा अकेले सीट जहां पे 2 बार भाजपा हारी है, क्या रणनीति है? अच्छा, आपके बिलासपुर से लगा हुआ। आपसे बताइए कोरबा की हार का अंतर कितना था? व्यवहारिक तौर पर कुछ विसंगतियां रह जाती हैं चुनाव में, उसको उदाहरण नहीं मान लेना चाहिए। इस बार कोरबा सीट सर्वाधिक अंतर के साथ जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। आप चुनाव के बाद हम फिर एक बार मिल लेंगे और आप देख लेंगे कि कोरबा सर्वाधिक वोटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। 2019 में चेहरे के चयन में, प्रत्याशियों के ऐलान में एक नया चमत्कार हुआ। सारे के सारे सांसद बदल दिए गए, सारे सिटिंग सांसद 10 थे उस समय, सबको बदल दिया गया। रमेश बैस माननीय राज्यपाल हो गए हैं अभी महाराष्ट्र के। उनके जैसा कद्दावर नेता जो अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनकी टिकट काट दी गई। विष्णुदेव साय जो मौजूदा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनकी टिकट काट दी गई, केंद्रीय राज्य मंत्री थे वो। देखिए, मैंने आपको फिर कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मूलक इकाई है, और हमारे यहां कार्यकर्ता का दायित्व तो स्थायी है। आपने जिन भी मूर्धन्य नेताओं का नाम लिया वो सब आज किसी न किसी दायित्व पर तो है ना, तो आप ये कैसे कह सकते कि टिकट काट दी गई? हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होता है। हम किसी एक परिवार की चाटुकारिता की विचारधारा पर नहीं चलते, हम राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ चलते हैं, और दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। आज मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, आप जिनका नाम लेके बोल रहे टिकट काट दी, तो हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। फिर से प्रत्याशी के चयन को लेकर कमोबेश अंतिम स्थिति में चर्चाओं का दौर जारी है। क्या फिर से वही 2019 का फॉर्मूला? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप संगठन के प्रभारी, जो सह प्रभारी हैं, उनके बेहद आप करीब माने जाते हैं, उनके टीम में आप राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि टिकट कोई भी पाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। मैं भी कार्यकर्ता के रूप में टिकट पाया हूं। अब जो हार गए हैं क्या वो कार्यकर्ता नहीं रह गए क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही टिकट पाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुन के आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आजकल कांग्रेस के नेताओं को लाने का परंपरा, न केवल कांग्रेस, अन्य अन्य दलों को, आप लोगों ने, आप पार्टी के पूरे प्रदेश संगठन को आपने अपने पाले में ले आए। सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो व्यक्ति की प्रतिबद्धता देखनी चाहिए। अगर वो दुर्घटनावश किसी गलत विचारधारा में चला गया और योग्य व्यक्ति है तो उसको अपने दल के साथ जोड़ के, अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि जोड़कर काम में लगाना गलत बात नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है कि कार्यकर्ता को गढ़ना, ये भाजपा की प्रशिक्षण और पद्धति का हिस्सा है। तो कोई अन्य विचारधारा से कोई व्यक्ति आता है, अगर वो अच्छा कार्यकर्ता है तो उसको अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ गढ़ना और राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ काम में लगाना, ये कहां बुरी बात है?
ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी इतनी स्ट्रांग है देश भर में, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, फिर क्यों कांग्रेसी नेताओं की आवश्यकता आप लोगों को पड़ रही? अन्य अन्य राज्यों फिर का भी आपको उदाहरण सुनाता है। हूं, अच्छे लोगों की आवश्यकता सब जगह होती है और हर दल में अच्छे लोग होते हैं, हर जगह बुरे नहीं होते। ठीक है, लेकिन सवाल यह है ना कि बीजेपी में आने से पहले वो बहुत बुरे होते हैं। दर्जनों उदाहरण है, अजीत पवार का उदाहरण ले लीजिए, दर्जनों उदाहरण, नाम छोड़ दीजिए। अजीत पवार अभी भाजपा के सदस्य नहीं है। सरकार में अहम सरकार भूमिका होना में एक अलग, सरकार की प्रतिबद्धता अलग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना एक अलग पद्धति है। सरकार गठन करने के लिए कई अलग मायने होते हैं, कई अलग विषय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जैसे आपने एक नाम लिया, जिनका मैंने उदाहरण दिया, अशोक चौहान का नाम ले लीजिए। वो 10 तारीख तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हैं, 11 तारीख तक होते हैं, 12 को इस्तीफा देते हैं, 13 को राज्यसभा के लिए नामित हो जाते हैं। 12 तारीख तक जो कांग्रेस के नेता अशोक चौहान बेहद राजनीतिक तौर पे प्रतिद्वंदी थे, वो अचानक राज्यसभा पहुंच जाते हैं। ये रणनीति क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ देश चलता है और अच्छे लोग दूसरे दलों में हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी आवश्यकता है, तो स्वागत है। यही परिपाटी छत्तीसगढ़ में भी होगी, तमाम लाइन लगा हुआ है। अभी तो बसपा के भी बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं, वो भी कतार में है बीजेपी में शामिल होने के। मैंने बोला ना आपको, अगर अच्छे लोग दूसरे दलों पर हैं और हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हैं, हमारे विचार परिवार में जुड़ने से लोकतंत्र मजबूत होता है, तो स्वागत करना चाहिए, उसमें बुराई क्या है। पिछली सरकारों में, मैं सरकारों बोल रहा हूं, पिछली सरकारों में विधायकों को निगम मंडल तक पहुंचाना एक परंपरा रही है। कार्यकर्ता बेस बीजेपी, क्या यहां फिर से विधायकों को जिनको मौका मिल चुका उन्हें ही बैठाया जाएगा? ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है और ये मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लें तो ज्यादा बेहतर होगा, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, ये विषय मेरा है नहीं। आप कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की बात करेंगे तो हाँ, ये मेरी मान्यता है कि कार्यकर्ताओं को दायित्व देना चाहिए, जिनसे आने वाले समय में प्रशिक्षित होकर सरकार के साथ सामंजस्य बना के काम कर सके। एक पद पे कार्यकर्ताओं का भंडार आपके पास है, मतलब सबसे बड़े विश्व की आप पार्टी है राजनीतिक तौर पे। एक कार्यकर्ता एक पद के लिए हजारों हजार लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, निगम मंडल बट जाएगा, फिर उम्मीदों को झटका लगेगा। देखिए, मैं यही आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा आपको, ये कार्यकर्ता मूलक इकाई में बार बार कह रहा हूं, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता स्थायी दायित्व है, जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को इस जगह पर आने की हैसियत दी। तो विचार परिवार में जब कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो पृष्ठभूमि और पूर्वजों को याद करके, उनके किए गए कार्यों को याद करके, उनके किए गए संघर्षों को याद करके आगे बढ़ना, ये भाजपा की रीति नीति रही है। जब लोग हंसते थे हमारे दल की वैचारिक पृष्ठभूमि पर और काम पर, आज वो लोग कहां हैं? वो इसलिए नहीं है कि वो सत्ता मूलक इकाई थे, हम कार्यकर्ता मूलक इकाई के लोग। फिर भी सत्ता में भागीदारी होने की ललक रहती है, एक उम्मीद रहती है। आप भी जब विधायक नहीं थे, आपके भी मन में रहा होगा, ठीक है कार्यकर्ता मूलक पार्टी है, बतौर कार्यकर्ता आपको जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन मन में एक भाव तो रहता नहीं कि मैं सत्ता का अंग बनूं, महत्वपूर्ण में निर्णायक बनूं। ये तो एक भाव रहता है मन में आमतौर पे। रहता है भाव, मैं इसमें मना कब करूं, गलत भी क्या है। अगर कुछ पाने की चाहत है तभी आप आगे बढ़ने की व्यवस्था में रहते हैं, परंतु उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में बेसिक अंतर है कि संगठन की पद्धति के साथ रच बस कर और संगठन के दिए गए निर्देशों का परिपालन करते हुए काम करना, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की पहली विषय रहता है। दूसरा विषय यह है कि वो प्रतिबद्धता के साथ समाज के बीच में जाकर काम करते हैं। हम जिस मूल इकाई से आते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपको बताता हूं कि जन सरोकार के साथ जुड़कर काम करने वाले लोग जितना व्यापकता के साथ संघ की पृष्ठभूमि से चल के आते हैं, क्योंकि बगैर स्वार्थ के काम करना इस संघ की मूल इकाई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां संघ की इकाई नहीं है आज, और हम उन्हीं मूल, हमारी मातृ संगठन है, हम उसके राजनीतिक सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, और ऐसे अन्य अन्य संगठन देश में काम कर रहे हैं जिनको कोई स्वार्थ नहीं है। तब हम इस देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था और राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ चलने वाले लोग बन पाए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोग राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, आप अपने राजनीतिक गुरु की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं विरासत को नहीं आगे बढ़ा रहा हूं, उनकी विरासत बढ़ाने के लिए उनके परिवार में बहुत सारे लोग आज भी सक्रिय हैं। इसको दुर्भाग्य कहें या कुछ कहें, लेकिन आज वो विधानसभा के सदन पर नहीं है या निर्वाचित पॉलिटिक्स में नहीं है, सभी चुनाव हार के। लेकिन उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि को बढ़ाने के लिए उनके परिवार के लोग आज भी सक्रिय हैं। और मेरी ऐसी मान्यता है कि मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदो, जिनको हम कुमार साहब भी कहते थे, उनके ऑपरेशन घर वापसी से लेकर अन्य कार्य को बढ़ाने की स्थिति उनके परिवार प्रबल जी देख रहे हैं, संयोगिता जी देख रही हैं, सक्रिय राजनीति में है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि उनको प्रोत्साहन मिले, जनता उनको आशीर्वाद दे,
ताकि मेरे नेता जो किदवंती थे इस प्रदेश में, जिनकी जन भावनाएं जिनके साथ हिलोरे मारती थी प्रदेश में, वो व्यवस्थाएं आगे चलती रहे। कोई झलक दिखाई पड़ती है मिट्टी का लोंदा था। दिलीप सिंह जुदेव जी की झलक सुशांत शुक्ला में दिखाई पड़ती है। झलक इसलिए दिखाई देती होगी आपको क्योंकि मैंने उनसे प्रशिक्षित होकर मैं यहां तक पहुंचा हूं, और मैं आज जो कुछ हूं उसमें एक अंश मेरे नेता का भी है। सभी लोगों ने प्यार दिया, संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश के अन्य नेताओं ने बहुत प्यार देकर मुझे लाड प्यार से आगे बढ़ाया है, गलतियों को किनारे करके प्रशिक्षित किया है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उनकी विरासत को संभालने के लिए परिवार है, और मैं अंतर्मन से शुभकामनाएं हैं मेरी परिवार के साथ हूं, परिवार का था, परिवार का रहूंगा। लेकिन आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक गुण मेरे नेता का हमेशा होना चाहिए कि कितनी सहजता से जनता का हो जाना। ये गुण तो दिलीप सिंह जुदेव जी का हर राजनीतिक जीवन के कार्यकर्ता के जीवन में वो पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल, जो चुनाव हार के भी विजय जुलूस निकालते वो जनता का हो जाना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और विसंगतियां सबके जीवन में होती हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उसको स्वीकार करें। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जन नायक के रूप में अगर किन्हीं एक नेताओं का भी कभी जो कुछ नेताओं की चर्चा होती है, तो दिल्ली तक अगर किसी जन नेता की चर्चा होती है तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव साहब की है, और उनकी व्यवहारिकता को सीख कर राजनीतिक जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये सीखने का विषय है। अंत में दो छोटे छोटे सवाल मैं ले लेता हूं आपसे। जब सुशांत शुक्ला बेलतरा से प्रत्याशी होंगे, इस बात की जानकारी आपको मिली, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? मैं पार्टी के काम से कहीं प्रवास पर जा रहा था, गाड़ी चला रहा था खुद, बगल के कुछ कार्यकर्ता बैठे थे। सूचना आई लगभग 1:30 बजे के आसपास कि विधायक के रूप में संसदीय दल ने आपकी घोषणा की है। मुझे मेरे संगठन महामंत्री और संगठन प्रभारी का फोन आता है कि आप, क्योंकि लेट हो गया था, देरी हो गई थी, जी, लगभग अंतिम में आप लोग का नाम। बिल्कुल सही। मेरे पहले भावना बोहरा जी की टिकट आई थी सिंगल, और 4 टिकटें बची थी, बेमेतरा, बिलासपुर, कसडोल और अंबिकापुर। चारों की टिकट एक साथ डिक्लेयर हुई। मुझे सूचना आई कि आप फॉर्म लेने के लिए। मुझे सहज से यकीन नहीं हुआ। पहली बात इसलिए नहीं यकीन हुआ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे रही है, लेकिन दी है। तो मैं गाड़ी मोड़कर आधे रास्ते से ही पहले नामांकन फॉर्म लेने गया, और आज भी यकीन नहीं है कि मैं विधायक हूं। ठीक है, एक और सवाल। आपने कहा कि बुरा क्या है, अगर हम भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने एक मेरे सवाल का जवाब दिया। सुशांत शुक्ला 10 साल बाद कहां देखते हैं, और 10 साल से पहले मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, युवाओं को भरपूर मौका ये सरकार दे रही है, ये संगठन, ये पार्टी दे रही है। 5 साल से पहले और 10 साल बाद सुशांत शुक्ला कहां होंगे? कार्यकर्ता के रूप में होगा। पार्टी तय करेगी मेरी भूमिका, और कार्यकर्ता मूलक इकाई का हिस्सा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूं, बाद में कोई दूसरे दायित्व में हूं। तो कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम करता रहूंगा, दायित्व चाहे जो भी हो। मैं इस बात को आपको बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि आपने जो प्रश्न किया, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले कार्यकर्ता, बाद में दूसरे दायित्व। चले, कार्यकर्ताओं के रूप में दायित्व मिलना और दायित्वों का कार्यकर्ता के तौर पर निर्वहन करना अपने आप में राजनीति के पाठशाला में एक अध्याय जरूर हो सकता है। आज के लिए इतना ही। एक और शख्सियत के साथ होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।